Good morning, everyone. Welcome to Physics Unveiled. Today, we'll be expanding our last session on integration. In our last session, we have discussed about the basics of integration, that how integration came into existence and what was the purpose of it. So in our last session, if you remember, then we had discussed about an approximation method. And in approximation method, we discussed about three particular methods called left hand, midpoint, and right hand approach to calculate the area under the curve. So we'll be expanding this particular topic once again so that we can understand that why integration is so much important and what is the importance of having dx and dt, which you are keep on seeing in different kind of integrations. So without wasting much time, let us dive into the subject and get knowledge about it. In the meantime, I just request you, for those who have not seen our past video on integration basics, kindly they could either go to our playlist and see the video, or else they can directly see from the description box itself. I'll put the link of that last session. So let's begin. So in our last session, we have discussed on a curve. एक कर्व के बारे में डिस्कस किया था, y = x². इस y = x² के दौरान हमने ये किया कि हमने 5 रेक्टेंगल्स बनाए थे. हमने कहा था रेक्टेंगल मेथड्स यूजिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एज n. n was 5. So we had calculated the width. मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आउट ऑफ द ब्लू ये कहाँ डिस्कशन होना चालू हुआ, तो मैं उनके लिए वापस से कहूंगा कि आप प्लीज एक बार डिस्कशन बॉक्स देखें. तो चूंकि मुझे रेक्टेंगल्स जो ड्रॉ करने हैं 0.5 से लेके 1 के बीच में ड्रॉ करना है, तो मुझे एक रेक्टेंगल का विड्थ निकालना है और मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना चाहता हूँ 5. तो 1 - 0.5/5, दैट मींस एक रेक्टेंगल की विड्थ होगी 0.1. अब रेक्टेंगल का एरिया जो होता है बेसिकली वो होता है, मान लीजिए लेंथ या हाइट, जो बोलना चाहे हाइट इंटू ब्रेथ. रेक्टेंगल का एक और खासियत होती है कि जो ब्रेथ होता है वो बराबर होता है, मतलब ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, राइट. तो अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो मान लीजिए विड्थ तो हमारा फिक्स हो गया, ये जो रेक्टेंगल का लेंथ विड्थ है ये हमें फिक्स हो गया, ये हमारा हो गया 0.1. ठीक है. आपको याद होगा कि हमने जो अप्रोच लिया था उस अप्रोच में हमने क्या किया था कि 0.5 से लेके हमें 1 के बीच में रेक्टेंगल ड्रॉ करना था. तो इंटरवल जो हमने ड्रॉ किया था वो 0.6, क्योंकि एक रेक्टेंगल की विड्थ 0.1 है, 0.7, 0.8, 0.9 एंड एक लास्ट वाला जो हो गया जहां तक हमें निकालना है वो 1. अब देखिए रेक्टेंगल का विड्थ हमें पता है, हमें इसका हाइट निकालना है. तो हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली y निकालना पड़ेगा. तो मान लीजिए y, अगर मैं y के लिए x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है टू कैलकुलेट y. x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 0.5 अगर हम लेफ्ट से चले तो, या तो हो सकती है मिड पॉइंट 0.55, ये भी मैंने आपको बताया था. x की मिड वैल्यू हो सकती है 0.55, या तो x की वैल्यू हो सकती है 0.6. मैं रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, मतलब जैसे इसमें मैंने 0.5 से लेकर ड्रॉ किया, मतलब ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया. इस केस में मैंने इधर से ड्रॉ किया, 0.6 से ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया. ओके. और इस केस में हमने सेंटर से ड्रॉ किया, मतलब ये हमारा हाइट है, इसको मैंने सेंटर पॉइंट लिया, तो फिर हमने रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किया, इधर और इधर. ओके, ऐसे ऐसे ड्रॉ किया. ठीक है. तो आप एक बात देखिए, जब रेक्टेंगल्स में ड्रॉ कर रहा हूं तो अगर मैं 0.5 पे कैलकुलेट करूं तो 0.5 पे अगर कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 0.5 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 0.75, मतलब ये हाइट हो जाएगी 0.75. अच्छा, अगर मैं 6 पे कैलकुलेट करूं y = 0.6 का स्क्वायर, तो इस केस में ये हो जाएगा 1 - 0.36, मतलब 0.64.
तो मतलब ये जो हाइट होगी इधर से जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जो y की हाइट होगी 0.64 है। और अगर मैं सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट करूँ, मतलब इसको लूँ, तो y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.55 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली करीब 0.70 आएगा। ठीक है, 0.7 आएगा, मतलब ये जो हाइट है ये 0.7 है। अब आप सोचिए कि अगर एक रेक्टेंगल, एक मान लीजिए कि मैंने इसको यहां से थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश की है, ये 0.5 है मेरा, ये 0.6 है, ये विड्थ यहां से रेक्टेंगल की विड्थ है 0.1। अगर ये हाइट 0.75 है, और अगर मैं 0.6 को कंसिडर करूं और ये हाइट तुम्हारी 0.64 है, तो रेक्टेंगल तो बन नहीं रहा है, यहाँ तो ऐसे बन जा रहा है कुछ। तो ये रेक्टेंगल अप्रोच का क्या मतलब है फिर, क्योंकि रेक्टेंगल तो हम कंप्लीट बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करें, मतलब यहाँ तो ठीक है, ये वेस्टेज एरिया हमने कर दिया बाहर, ठीक है, इतना वेस्टेज एरिया हो गया। अगर मैंने ये रेक्टेंगल को ड्रॉ किया होता, 0.75 को लेकर ड्रॉ किया होता, तो ये एरिया वेस्टेज एरिया होता, राइट, जो कि यहाँ दिख रहा है। अगर मैं 0.64 को लेकर किया होता, तो फिर ये एरिया वेस्टेज एरिया होता है, राइट। अगर मैं 70 के लिए किया होता, तो थोड़ा सा कहीं बीच में होता है। तो इसका मतलब जब मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, फिर मैंने आपको एक ग्राफ भी दिखाया, जिस ग्राफ में दिखाया था कि अगर मैंने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाता जाऊं, तो बेसिकली नंबर ऑफ रेक्टेंगल जब बढ़ाऊंगा, तो बेसिकली इन आपका कर्व का जो एरिया बाय कैलकुलेशन आ रहा था, वही बाय रेक्टेंगल मेथड्स भी आ रहा था, अप्रोक्सीमेटली बराबर हो रहा था। इसका मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि चलिए इसको ना थोड़ा सा वहां ड्रॉ करते हैं, मतलब थोड़ा समझने के लिए, मुझे लगता है व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ करते हैं तो यहाँ समझ में आएगा। So let's see what there was. तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक पॉइंट लिया 0.5, एक पॉइंट लिया 0.6, और 0.5 पे, और ये विड्थ तो रेक्टेंगल की 0.1 है। तो आप देखिए, अगर 0.5 पे मैं ड्रॉ कर रहा था हाइट रेक्टेंगल की, तो 0.75 आ रहा था, और 0.6 पे अगर ड्रॉ कर रहा था, तो 0.64 आ रहा था। तो आइडियली क्या है कि ये ऐसा बन जाएगा, ये तो रेक्टेंगल बना नहीं, रेक्टेंगल बनने के लिए मुझे ये ऐसा बनाना पड़ेगा, मतलब इतना एरिया जो है ये वेस्टेज एरिया हो जाएगा, ये वाला जो है जाएगा वेस्ट एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेस्ट एरिया को हम रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे थे, हम इस वेस्ट एरिया को रिड्यूस करने के लिए अपना लास्ट ग्राफ में आपने देखा होगा कि मैं बेसिकली रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ा रहा था। मैंने बोला था टू रिड्यूस द वेस्ट एरिया we were increasing the value of the number of rectangles. इन शॉर्ट इसको क्या लिख सकते हैं कि आप विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज कर रहे थे, कि आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते जाएंगे तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, dx ले लिया, डेल्टा एक्स, एक रेक्टेंगल का विड्थ ले लिया डेल्टा एक्स, सच दैट यहाँ जो वैल्यू है वो y है, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो y प्लस डेल वाई होगी। ठीक है, अब ये डेल एक्स कितना स्मॉल है, ये डेल एक्स इतना स्मॉल है, इफ डेल एक्स जो है ऑलमोस्ट मान लीजिए टेंस टू 0 है, देन वैल्यू ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू y प्लस डी वाई, मतलब हाइट ऑफ दोनों का क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन में बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब डेल एक्स टेंस टू 0 है तो हम डेल्टा एक्स को क्या लिखते थे, dx। अब मान लीजिए इसका एरिया है आपका डेल्टा ए, तो एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा ए इक्वल टू हमने क्या लिख सकते हैं, y डेल्टा एक्स, है ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, डेल एक्स इतना स्मॉल है कि y प्लस डी वाई जो है y के बराबर है, इसका मतलब हाइट दोनों बराबर हो गया। तो जो बराबर हो गया, तो डेल्टा ए स्मॉल एरिया इक्वल टू क्या हो गया, y इंटू डी है। इस तरह में ये मल्टीपल रेक्टेंगल्स बनते जाएंगे और मल्टीपल बनाते जाएंगे कर्व के अंदर में।
ठीक है, तो क्योंकि इधर इधर मेरी y एक्सिस है, इधर मेरी x एक्सिस है। तो अब इसको इसी को जब मैं हम क्या बोल रहे हैं, छोटा क्वांटिटी को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे dA, यहाँ लिखेंगे y dx, अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेट, सम का साइन ये हो गया एरिया इक्वल टू y dx। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आपसे पूछेगा कि डेल एक्स कितना स्मॉल है, तो डेल dx इज so small that value of y or height of rectangle is constant over this interval। ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होती है। यहां तक छोड़ देता हूं मैं। मान लीजिए हम सबको जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर dv इक्वल टू लिखा तो इसको लिख दिया a dt। देखिए एक स्मॉल क्वांटिटी है, dv लिखा हुआ, इसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। जब भी हम छोटा क्वांटिटी को बड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट के लिए एस वाला सिंबल बनाते हैं। तो ये a dt आ गया। a dt का मतलब एरिया एंड टाइम का कर्व। मान लीजिए एरिया एंड टाइम का कर्व मेरा ऐसा है, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा, एरिया अंडर 80 कर्व, ये आपको क्या देगा, ये आपको वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो ये a dt का क्या मतलब है कि dt इज so small that value of acceleration over this interval is constant। ओके, अब इसी चीज को हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू से देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इंटीग्रेशन में इसके अलावा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में सब सारा का सारा तो बाकी तो जो इंटीग्रल फॉर्मूलाज है वो आप बुक से भी देख सकते हैं। आपको मेरा मकसद था कि सिर्फ आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट y dx का क्या मतलब है, लॉजिकल एंड ग्राफिकल मतलब क्या है, वो समझाना था, जो कि हमने पार्ट 1 में कुछ समझाया था। एक जो पहला हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, उसमें आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और या तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और सजेशन में आपको आ रहा होगा, या तो आप हमारे फाउंडेशन क्लासेस के जो वीडियोस है उसके अंदर में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। okay. अब मैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो मैं डील कर लेता हूँ। ठीक है, सेम है जैसे हमने वहां किया था, सेम है, डिफरेंशिएशन में किया था। फॉर एग्जांपल अगर x के पावर n का dx करना है तो ये हो जाएगा xn+1 बाई n+1 प्लस c। ठीक है, c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का आपको मतलब बता ही दिया था। यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब में चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है ऐसा, सोचिए कि दो फंक्शन का है, जैसे x² प्लस x³ dx, तो इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, पहला करेंगे x² dx का करेंगे, फिर x³ dx का करेंगे, ऐसा करेंगे सम रूल जैसे हमने वहां पढ़ाया था। ये हो जाएगा x3/3, ये हो जाएगा x4/4 प्लस c। ओके, एक चीज इसमें और हम पढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आ सकता है। मान लीजिए कि x आपको दिया हुआ, मान लीजिए x cos x, इसका करना है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे है ना एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या मतलब होता है वो भी समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल दो फंक्शन है u एंड v। u एंड v में किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे, उसके लिए एक फंक्शन होता है आइलेट। एक छोटा सा टर्म याद रखिएगा, आइलेट। I for inverse, L for log, A for algebraic, T for trigonometry,
ये फॉर एक्सपोनेंशियल, ओके, एक्सपोनेंशियल। तो मान लीजिए कि x cos x है, तो x क्या है, एल्जेब्रिक है, ठीक है, और cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले किसको ट्रीट करेंगे, पहले एल्जेब्रिक को ट्रीट करेंगे। तो u, जो u होगा वो हमेशा पहला वाला होगा, मतलब u विल बी डिसाइडेड एज आइलेट। तो इसी का रेलेवेंस में यहाँ पे u क्या हो जाएगा, यहाँ u हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री से पहले ट्रीट करना है, तो u यहाँ x हो जाएगा। अब ये कहता क्या है, अगर u v dx दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप क्या कीजिए, u को निकालिए, ओके, एंड v का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर u का डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब du by dx कीजिए, ओके, उसके बाद v का dx कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ vx, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए। टफ है ना, देखने से टफ लग रहा है, देखते हैं इसको, ठीक है, इसको एड्रेस करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉल्विंग y, इंटीग्रेशन by parts, सॉल्विंग यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने, x मानना है, तो पहले हमें क्या निकालना है, du by dx, तो du by dx कितना हो जाएगा, 1। v किसको माना है हमने, cos x को। क्या निकालने के लिए बोला गया है, v dx का इंटीग्रेशन निकालिए, मतलब cos x dx का इंटीग्रेशन निकालिए। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा sin x, ओके, sin x प्लस सी, बेसिकली sin x प्लस सी होता है, लेकिन मतलब ठीक है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो हमेशा ऐड करते ही करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली इसको लास्ट में जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो पहले यहां पुट करते हैं, ओके, पहला क्या है, u v का फॉर्मूला में क्या है, u v dx, तो इसको हम क्या पुट करेंगे, u तो u लिख दिया x, ठीक है, x, और यहां पर लिख दिया हमने sin x, राइट, u dx, माइनस, फिर हमने किया du by dx, तो du by dx की वैल्यू होगी 1, v dx का मतलब हो गया sin x, ठीक है, और ये पूरे का dx करना है, तो फिर sin x की इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा x sin x, और sin x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x, और सारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लास्ट में एक बार जोड़ दिया, ठीक है, अलग अलग नाम लिखते हुए एक साथ जोड़ दिया, तो क्या हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया x sin x प्लस cos x प्लस c, ओके, क्लियर। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको क्लियर हो गया। फर्दर कुछ आप अपना प्रॉब्लम जो है इससे उठा सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने जो साइन एक्स प्रोसेस का डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था ये डिफरेंशिएशन में, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता था, ठीक है, इस तरह चीजें सॉल्व की थी। बेसिकली हम उसी का रिवर्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज के हिसाब से देखना है तो ये एक, मैं जस्ट खाली स्निपेट के लिए लिख सकता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप वहां भी देख सकते हैं। cos x dx का अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोले तो ये हो जाता है sin x। याद है कि जब तक मैं लिमिट नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे लिमिट नहीं डाल रहा हूँ, तब तक सारे के टाइम में हम ये जोड़ते जाएंगे, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जोड़ते जाएंगे। sin x का कर लिया तो माइनस cos x प्लस सी, ठीक है, sec स्क्वायर x का कर दिया तो tan x प्लस सी, ठीक है, cosec स्क्वायर x का कर दिया तो माइनस cot x प्लस सी, ठीक है, sec इंटू tan x का कर दिया तो sec x प्लस सी, ठीक है। अगर सेम इसी को लिखे
cos x इंटू cot x का लिखें, तो माइनस cos x x सी। ठीक है, अगर हम सिर्फ ओनली tan x का करें तो log sec x या नेचुरल log sec x सी। अगर हम cot x का करें तो log sin x log tan x। एक मिनट, इसका थोड़ा सा cot x का करना पड़ेगा, तो cot x इक्वल टू हो गया 1/tan x मतलब cos x sin x। ये log sin x हो गया। ठीक है, ये सब सारे फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हैं। sec x का क्या करना हुआ तो इसको लिख सकते हैं ln sec x plus tan x। ये सब आप याद कर सकते हैं, ये आपके बुक में भी दिया होगा, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा पूरा जो बिल्डिंग है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हम जहाँ जोर दे रहे हैं, ठीक है, रादर देन फॉर्मूलाज को रटने में। अगर आप चाहें तो मतलब क्या कहते हैं कि इंटीग्रेशन एक दिन में खत्म की जा सकती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने 2 दिन का वक्त लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ये आपका इस्तेमाल हो जाएगा, इससे इसका इस्तेमाल हो जाएगा। उसके अलावा और भी सारे हैं, लॉग्स के हैं तो एक्सपोनेंशियल के हैं, वो आप एक बार देख लें। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें रीच करें, ठीक है, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ फॉर्मूलाज आते हैं आपको फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए, तो ये वाला चीज आप याद रखें। यू वी, पहले आपने यू वी कैसे निकालना है, तो यू वी आइलेट रूल से निकालना है, फिर कैसे करना है, यू को निकालना है, वी का इंटीग्रेशन करना है, फिर यू का डिफरेंशिएशन करना है एंड वी का इंटीग्रेशन करके फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसको थोड़ा समझने का जरूरत है। ठीक है, अब हम फुली रेडी हैं अपने प्रॉब्लम को टेकअप करने के लिए। जो प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम अधूरा छोड़ा था और छोड़ के आगे बढ़ गए थे, तो उस प्रॉब्लम पे हम आते हैं कि उस प्रॉब्लम पे इंटीग्रेशन हमें कैसा हेल्प करेगा। ओके, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, अब हम इस पे आते हैं। इसमें था हमारा पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, देन एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू 3t - 4 एट टाइम इक्वल टू t सेकंड्स। पार्टिकल की पोजीशन एंड ये दी हुई है, आप देख रहे हैं पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है यहाँ पे, ये दिस इज अ पार्टिकल, इसकी पोजीशन दी हुई है ओरिजिन से 1 मीटर दूर, और स्पीड इसकी, वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन इसकी है 3t - 4। तो आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है a इक्वल टू होता है dv/dt। तो dv/dt इक्वल टू हो गया 3t - 4, तो dv की वैल्यू हो गई 3t - 4 में पहले इंटीग्रेशन का साइन लिख दिया, एक्चुअली दिमाग में बाय डिफॉल्ट फिट है। आपको पता होगा जब भी छोटे क्वांटिटी को हम बड़ा करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन डालते हैं। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इधर हो जाएगा v, इधर करते हैं 3t dt - 4 dt। ठीक है, तो 4 dt मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो x के पावर t के पावर 0 है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3t² - 4t + c। अब देखिए c आ गया एक, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, जब टाइम 0 था, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था पार्टिकल, जस्ट यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था 2 मीटर पर सेकंड, तो v कितना था 2, तो c कितना हो गया इसके बेसिस पे, पुट कीजिए इस इक्वेशन पे, तो ये हो गया 2, ये 0, ये 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो इसको वापस यहाँ पुट कर दीजिए, तो v का फॉर्मूला आ गया 3t² - 4t + 2। अब आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि किस टाइम में वेलोसिटी 0 होगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें और इसमें टाइम की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी निकल चुका है टाइम के फंक्शन में। फिर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx/dt, तो dx/dt लिख दिया हमने वेलोसिटी को। इधर हो गया वेलोसिटी इक्वल टू हो गया 3t² - 4t + 2। फिर हम यहाँ dx को इस तरफ रख लिए और इसको उस तरफ ले जाएंगे, 3t² - 4t + 2 dt।
फिर से एक स्मॉल क्वांटिटी है, इसको बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर हो जाएगा x 3/2 बाहर, ये हो जाएगा t 3/3। पावर रूल से कर रहे हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चमत्कार नहीं कर रहा हूँ। 4t² प्लस 2t प्लस c, फिर से एक c आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 3t³/6 माइनस 2t² प्लस 2t प्लस c। अब देखिए t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? डिस्प्लेसमेंट था 1 मीटर, पार्टिकल 1 मीटर दूर पे था। इसको अगर इस वैल्यू को पुट करें तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की अल्टीमेट वैल्यू जो हो जाएगी, x की अल्टीमेट वैल्यू हो जाएगी 3t³/6 माइनस 2t² प्लस 2t प्लस 1। ये x की वैल्यू निकल गई टाइम के हिसाब से, और यहाँ पे v के वैल्यू निकल गई टाइम के हिसाब से। अब इन दोनों में, इसमें मैंने बोला गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट t = 3, यहाँ t = 3 पुट कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज द वे इंटीग्रेशन हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। ओके, अगर आपको इंटीग्रेशन पता नहीं होता और एक्सेलरेशन आपको ऐसा दिया होता है, तो क्या आप v = u + at पे लगा सकते थे इसको? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हमको वेरिएबल दिया हुआ है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन का कोई भी लॉज ऑफ मोशन हमारे पास है नहीं। तो न्यूटन का जब कोई भी लॉज ऑफ मोशन नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बहुत ही छोटा इंटरवल ले लिया dt, जिसमें क्या किया, एक्सेलरेशन को हमने कांस्टेंट बना दिया। ठीक है, कि हमने ये सोचा कि इस dt इंटरवल इतना छोटा इंटरवल है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा है, तो हम वापस से क्या कर सकते हैं, न्यूटन का फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूटन का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो छोटा आपको वेलोसिटी आएगा, फिर छोटे वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि आपको कंप्लीट वेलोसिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकल सके। Okay, so I hope this has cleared your concept of integration and uses in physics. Okay, हम इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ वी आर जस्ट डीलिंग विद द फाउंडेशन क्लासेस, एंड फाउंडेशन क्लासेस में हमारा मकसद ये था कि आप अधिक से अधिक चीजों को समझ पाए। ठीक है, अधिक से अधिक चीजों को समझ पाए। तो फाउंडेशन क्लासेस जैसे ही खत्म हो जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन में जाएंगे, देन आपका अलग ही लेवल का फिजिक्स में चालू हो जाएगा। ओके, सो विद दिस हम फिजिक्स को इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने ये डील कर लिया था, फिर हमने ये भी डील कर लिया। सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ आवर सेशन, एंड वन मोर टाइम वी जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। If you are finding our channel is very much useful to you and it is adding some knowledge to you, is adding some value to you, kindly subscribe it and press the bell icon so that you can also get a instant notifications whenever we upload a video. And at the same time, I just urge you to join our Telegram channel, where we post the link of our Zoom live session, and we also post different kind of problems raised by our subscribers, and we post them as well. We post the solutions of those problems as well. So kindly join the Telegram channel for your benefit. So with this, have a great day from Physics Unveiled team. Thank you.